अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। शहर इक़्तिदार में यह सवाल मुसलसल गर्दिश कर रहा है कि पार्लिमान और अदलिया के दरमियान जो जंग है उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि ये जंग अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है और इसमें शिद्दत बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की समाअत हुई, जिसके बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 5 इजलासों और काबीना कमेटी की कार्रवाई का रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर तलब कर लिया है, जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि हमारे इजलासों का रिकॉर्ड तो मांग लिया गया है, हमें क्या जजेस की कार्रवाई के इजलास की कार्रवाई मिल सकती है। उन्होंने अदलिया को मुखातिब करते हुए यहां तक कहा कि अगर जंग लड़नी है तो जंग होगी, पार्लिमान हथियार नहीं डालेगी, पार्लिमान एक और वजीर आज़म नहीं चढ़ने देगी। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी। यहाँ पे कोई हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बलि चढ़ाए जाते थे। पार्लियामेंट नहीं चढ़ाएगी अपने वजीर आजम को बलि। हद हो गई है कि आप लोग जो है सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अक्टूबर का रहने दो, सितंबर का इंतजार कर, ताकि 2-4 और जो है अपॉइंटमेंटें हो जाएं। आपको याद दिलाते चले नाज़रीन कि आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा था कि सियासत अदालती मामलात को जो है वो आलूदा कर रही है। आज फिर कौमी असम्बली की ही कार्रवाई में ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तनख्वाहों और पेंशन पर भी सवालात उठाए और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें और पेंशन कितनी है, जिसके बाद चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने ऐलान किया असम्बली के फ्लोर पर कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को तलब कर लिया है और अगर अकाउंटिंग ऑफिसर हाजिर ना हुए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर मैंने आज डेट मैंने वो कर दिया, आई हैव कॉल्ड द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू कम टू द पार्लियामेंट एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स। जी, ये मैंने आज ही साइन किया। इंशाल्लाह अगर नहीं आए सर, आई टेल यू, मैं उसके लिए वारंट गिरफ्तारी निकालूंगा एंड आई वांट आप और पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी हो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन गुज़श्ता कई महीनों से उन्होंने कोशिश भी किया और वो बुलवा भी रहे हैं रजिस्ट्रार को। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनेंशियल ऑडिट है गुज़श्ता 10 साल में वो नहीं हुआ और यहाँ आकर सफाई दी जाए। अब दूसरी जानिब सियासी जो कशीदगी है वो कम करने के लिए सियासी जमातें ना चाहते हुए मुज़ाकरात की टेबल पर हैं। इस वक्त भी ये मुज़ाकरात जब हम आपसे बात कर रहे हैं वो जारी हैं। तीसरा दौर इस वक्त जारी है जिसे ख्वाजा आसिफ जो है वो उनके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब और जावेद लतीफ़ साहब जैसे वज़रा जो हैं वो नाकाम करार दे चुके हैं। जिस बात में आपकी नीयत ही ठीक ना हो, मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं? ये अजीब बात है कि मुल्क सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप लोग हैं वो जाएं सियासी पार्टी और फैसला करके आ जाएं। तो आइन का क्या हुआ? अदालतों का काम मुसालती अदालतें ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। जो भी आपने फैसला करना है करें, बात को आगे बढ़ाएं। नाज़रीन, ये मुज़ाकरात तो हो रहे हैं लेकिन नून लीग बिल्कुल स्प्लिट है, वो तकसीम नजर आ रही है। अहम वज़रा मुज़ाकरात को नाकाम करार दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ शाहिद खाकान साहब ने कहा कि जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब वो चाहते हैं, उनकी इजाज़त से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर क्यों नून लीग के अहम वज़रा जो हैं वो इन मुज़ाकरात की मुखालफत भी कर रहे हैं। साथ में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शदीद मुखालिफ हैं इमरान खान साहब से किसी किस्म के मुज़ाकरात के। उन्हें मनाने के लिए आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकात उनसे हुई है। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था जो कल होनी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत का ऐलान कर दिया है। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने। इरफान सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया। सर, ये जो बिल्कुल बज़ाहिर अब लग रहा है, बल्कि है भी इसी तरह मामलात जो इस्लामाबाद में भी हम राहदारियों में जो सुन रहे हैं कि ये अदलिया और पार्लिमान की जो जंग है अल ऐलान जंग में तब्दील हो चुकी है। फाइनल राउंड में अब मामला दाखिल हो चुका है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं और फिर आज जो पार्लिमान में हुआ, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने क्लियर कट कह दिया है कि हम एक और वज़ीर आज़म साहब को जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होने देंगे। ये सर मामला क्यों ऐसी नहज पर पहुंच चुका है, जबकि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई से, लेकिन दूसरी जानिब अदलिया और हुकूमत जो है बज़ाहिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं? बहुत शुक्रिया आदिल, आपने बड़े अहम इशू से आगाज़ किया है प्रोग्राम का।
मेरा ख्याल है कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी और सोबर सोच रखने वाला पाकिस्तानी और पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम से, मुआशरती इस्तेकाम से, मुआशी इस्तेकाम से दिलचस्पी रखने वाला इदारों के इस तरह के आमने सामने आने को, दू बदू आने को पसंद नहीं करता। 4 मार्शल लॉ आए, चारों को कबूल कर लिया गया। उन्होंने जो अपने फरमान जारी किए उन पे अपने हलफ को तोड़ के उनका हलफ उठा लिया गया। ये हमारे माजी की कहानी है। अब ये जो कज़िया शुरू हुआ है, मैं पुरानी दास्तान को नहीं बयान कर रहा, ये कज़िया कहाँ से शुरू हुआ है? ये कज़िया शुरू हुआ है उस दिन से जब हमारी अदालत उज़्मा ने 63(1) की जो तशरीह की है, वो ये की है कि जी अगर पार्लिमानी पार्टी के लीडर के फ़ैसले के मुताबिक नहीं चलता या अपनी पार्टी के सदर के फ़ैसले के मुताबिक नहीं चलता कोई रुकन और उसके बखलाफ वोट देता है, तो उसकी न सिर्फ सीट चली जाएगी बल्कि उसका वोट काउंट नहीं होगा। ये जो काउंट होने का मामला है जी, आप तसव्वुर कीजिए कि आइन साज इतने महीने बैठे रहे, एक एक लफ्ज़ गौर होता है, एक एक कामा पे गौर होता है, फुल स्टॉप पे गौर होता है, शेल कहाँ आना है, विल कहाँ आना है, कौन। वो ये नहीं लिख सकते थे जी कि वो जब नायल होगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। एक जुमला ऐड करते हुए उन्हें क्या तकलीफ होनी थी? वो जुमला अदालत उज़्मा ने ऐड कर लिया। उस जुमले का बराह रास्त फ़ायदा हुआ इमरान खान साहब को, बराह रास्त नुकसान हुआ हमज़ा को। हुकूमत उलट गई पंजाब की। जब हुकूमत उलट गई तो वो एक सियासी खिलाड़ी जो चीज़ों को पार्लिमानी हवाले से नहीं देखते, आइनी हवाले से नहीं देखते, जमहूरी हवाले से नहीं देखते, खेल के मैदान की तरह देखते हैं, गलियों की सियासत की तरह देखते हैं, उन्होंने उस असम्बली को तोड़ दिया। ये 63(1) की अगर तशरीह ना होती तो ना ये असम्बली खान साहब के हत्थे चढ़ती, ना वो टूटती, ना आज इस क्राइसिस का हम शिकार होते। ख़राबी की जड़ वो फ़ैसला है। वो फ़ैसला क्यों आया और उस फैसले की आज उस पर नज़रसानी पड़ी हुई है जो नहीं हो रही। तो ये जो तरीका हाय कार होते हैं ना, मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ और शायद आपसे भी किसी प्रोग्राम में कहा हो कि किसी इदारे की तौहीन बाहर से नहीं हो सकती, ये तौहीन हमेशा अंदर से होती है। फ़ौज की साख को अगर नुकसान पहुँचाया तो हमारे उन जांबाज़ों ने नहीं पहुँचाया जो सरहदों पे कुर्बानी देते हैं, जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, जो अपना आज कुर्बान कर देते हैं कौम के कल के लिए। वो हमारी आँख के तारे हैं, हमारे सर का ताज है। हमारी फ़ौज की भी इज़्ज़त है, हमारी भी इज़्ज़त है। फ़ौज को रुस्वा करते हैं डिक्टेटर्स जो अपने मफाद के लिए आते हैं और पूरी फ़ौज की साख को ख़राब करते हैं। इसी तरह जब उसी तरह की सोच, डिक्टेटर की सोच आ जाती है अदलिया के अंदर, कानून को आप एक तरफ रख देते हैं, आइन को आप एक तरफ रख देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसकी इंटरप्रिटेशन खुद करते हैं, तो फिर वो आपके लिए भी वबाले जान बनती है और कौम के लिए भी। अब जहाँ तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, मैं आखिरी जुमला ये कहने लगा हूँ कि जहाँ तक पार्लिमान का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि हमारी पूरी हिस्ट्री में अगर 73 से भी हम ले लें जब से आइन बना है, तो पहली दफ़ा पार्लिमान ने पार्लिमान होने का किरदार अदा कर रही है। पार्लिमान तमाम इदारों की माँ है, वो अदलिया हो या कोई भी इदारा हो, वो उस माँ की कोख से पैदा होता है। जज अगर आज 17 हैं या 15 हैं तो इसलिए हैं कि हमने कहा है कि ये 15 होंगे या 17 होंगे। उनकी तनख्वाहें हम तय कर रहे हैं, उनकी शरायत मुलाजमत हम तय कर रहे हैं, वो कब रिटायर होंगे हम तय कर रहे हैं, वो खुद ही तय कर सकते। इसलिए एक इदारे के तौर पर उसका वकार, उसका एहतराम ये तकाजा करता है। अब वो पार्लियामेंट से कहते हैं जी कि हमें इतने दिन का रिकॉर्ड दो, तुमने क्या बातें की थी, तुमने क्या तकरीरें नहीं होनी चाहिए। अच्छा सदीक साहब, इस माजराई की फिजा को ही खत्म करने के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही शुरू हुए। नून लीग ने कमेटी बनाई, डार साहब उसका हिस्सा है, आजम नज़ीर तारड़ साहब उसमें है, लेकिन साथ ही फिर बड़े अहम मुज़रा ये कह चुके हैं कि इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, ये नाकाम होंगे। तो नून लीग इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्या नून लीग मुज़ाकरात कर रही है या नून लीग मुज़ाकरात नहीं करना चाहती? नवाज शरीफ साहब की क्या डायरेक्शंस हैं, उनकी क्या हिदायत हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें, या फिर क्योंकि अगर तो मुज़ाकरात नाकाम होना है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, शायद खाकान साहब कह रहे हैं, फिर क्यों वक्त ज़ाया किया जा रहा है, कौम का भी मीडिया का भी? फिर तो मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए। ये कन्फ्यूजन क्यों नजर आ रही है?
देखिए आदिल, कन्फ्यूजन आप कह सकते हैं किसी हद तक इसको, लेकिन आपकी जो पहली बात है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तायद हासिल है इन मुज़ाकरात को, तो तायद का लफ्ज़ अगर मैं ना भी इस्तेमाल करूं तो कम से कम उनकी अप्रूवल ज़रूर हासिल है। उनसे मशवरा किया गया होगा, दलाइल दिए गए होंगे, वो चाहे उससे खुश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कहा होगा कि हाँ ठीक है, आप ये कोशिश कर देखें। जहाँ तक इस राय का ताल्लुक है जी कि कामयाब नहीं होंगे या ये बेल मंडे नहीं चढ़ेगी, तो उसकी वजह खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें असल जो पेश नजर रख के बात मसला है वो सितंबर का है कि काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन रहे हैं सितंबर में, बंदियाल साहब जा रहे हैं, आरिफ अलवी साहब जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ चाहती है, और ये हुकूमत का दावा है, वो चाहती है कि सितंबर से पहले मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जब हों तो इंतखाबात हों, और हुकूमत चाहती है कि उनके बाद हों, यानी सितंबर या उसके बाद हों। तो ये मामला ऐसे तो हल नहीं होगा, या तो बंदियाल साहब जाएंगे फिर इलेक्शन होंगे, या उनकी मौजूदगी में होंगे तब तहरीक इंसाफ मानेगी। मैं वैसे इस स्टोरी को बाई नहीं करता। ये इस तरह के जो ख्यालात हैं या इस तरह की जो बातें हैं वो मीडिया पे हो रही हैं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि जी पीटीआई इसलिए कह रही है कि ये बंदियाल साहब के होते हुए इलेक्शन हो जाएं और हम इसलिए चाहते हैं कि कोई और चीफ जस्टिस आ जाए, मैं नहीं इस स्टोरी को बाई करता। इसलिए कि अगर बंदियाल साहब होते भी हैं तो वो इलेक्शन पे कितना असरअंदाज हो, नहीं सर, सदीकी साहब कतई कलामी की माफी, इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकते, लेकिन जारी बात है मुकदमात हैं मुख्तलिफ, और तरीक और आपकी गवर्नमेंट जो है वो इल्ज़ामात लगाती रही है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्डक्ट पे, उनके उस पे कि जी इंटेंट पे कि जो मुकदमात हैं, फॉरेन फंडिंग है या उनकी बेटी का जो मामला है, उस पर उस तरह से अदालतें कार्रवाई नहीं कर रही जिस तरह से होनी चाहिए। तो जारी बात है पाकिस्तान में हमने माजी में भी ये देखा है कि कानूनी मामलात भी बहुत से ऐसे होते हैं जिस पर अदलिया असरअंदाज हुई है माजी में, और शायद मुस्तकबिल में भी हो सकती है। आदल यकीनन हो सकती है, लेकिन मेरी राय जो है वो मैंने जी आदल यकीनन हो सकती है, लेकिन मेरी राय जो है वो मैंने आपको दे दी है कि मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़े इश्यूज होंगे। असल इशू ये है कि आप यानी पीटीआई अर्ली इलेक्शन चाहती है, हम ये चाहते हैं कि जी 5 साल पूरे होने पे इलेक्शन होने चाहिए। 5 साल पूरे होते हैं 13 अगस्त को। 13 अगस्त को पूरे होने का मतलब ये है कि 60 डेज मजीद ले लेंगे तो सितंबर और अक्टूबर में जाके इलेक्शन होते हैं। अक्टूबर के इलेक्शन का इस बात से हमारे नज़दीक कोई ताल्लुक नहीं है कि अक्टूबर में कौन चीफ जस्टिस होगा, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक सदर ममलकत का ताल्लुक है, कानून ये कहता है कि सदर ममलकत की जो मियाद है वो अगर ख़त्म भी हो जाती है तो वो उस वक्त तक सदर ममलकत रहेगा जब तक नया सदर इलेक्ट नहीं हो जाता। तो चूंकि नया सदर इलेक्ट नहीं हो सकेगा इसलिए कि सारी असम्बलियाँ मौजूद नहीं है, 2 असम्बलियाँ ही मौजूद नहीं है, लिहाजा अलवी साहब अपनी मियाद पूरी करके भी उस वक्त तक रहेंगे सदर जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और चारों असम्बलियाँ नहीं आ जाती और फेडरल असम्बली नहीं आ जाती और नया सदर इलेक्ट नहीं करती, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसे ही कहने सुनने की बातें हैं, आईनी पोजीशन ये नहीं है। हमारा सिर्फ ये एक स्टैंड है कि आपने एक असम्बली तोड़ी, आपने दूसरी असम्बली तोड़ी, आप वफाकी हुकूमत से निकल गए, वफाकी असम्बली से निकल गए, और अब आप ये चाहते हैं कि मेरी ख्वाहिश के लिए, मेरी खुशनुदी खातिर के लिए, मेरे मुतालबे के लिए, मेरी आरजू की तकमील के लिए कौमी असम्बली भी तोड़ो, बलूचिस्तान असम्बली भी तोड़ो, सिंध असम्बली भी तोड़ो। क्यों तोड़ो भाई? उनको अपनी मियाद पूरी करने दो, और जब वो मियाद पूरी करेंगे तो आपके भी इलेक्शन हो जाएंगे, उनके भी हो जाएंगे। और वक्त ही कितना रह गया है? अभी हम मई में दाखिल हो चुके हैं, जून जुलाई बजट आना है, जून में, अगस्त आपके सर पे खड़ा है। कौन सा ऐसा आशोब है? और एक और बात और मैं कहना चाहता हूँ, 90 डेज की जो हद है वो चली गई, वो ख़त्म हो गई है। 90 डेज वाला जो कानून था या जो आईनी कुल्लिया था या आर्टिकल था वो इस वक्त तक लागू नहीं रहा। अब एक और आर्टिकल आ गया है 254। वो आर्टिकल ये कहता है कि अगर कोई चीज़ जो होनी थी एक मुकर्रर वक्त के अंदर वो नहीं हो सकी, वो उसके बाद किसी वक्त हो जाती है तो वो इलीगल नहीं होगी, वो कानूनी होगी।
लिहाजा अब हम इस नए आर्टिकल की डोमेन में आ गए हैं और उस डोमेन में कोई हद नहीं है कि 1 महीने के अंदर हो जाए, उसके बाद या 6 महीने में हो जाए या 8 महीने में हो जाए। 90 डेज वाला कजिया खत्म हो चुका है, एक नया आर्टिकल आइन का आ गया, उस आर्टिकल के तहत अक्टूबर में भी हो सकते हैं। ब्रेक के बाद करेंगे साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सजाद साहब और इरफान कादिर साहब, उनसे कुछ कानूनी मामलात पर राय लेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान के 2 नॉर्मल लॉयर्स, बड़े सीनियर नाम है, वसीम सजाद साहब साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब अगेन किसी तारुफ के मुताज नहीं है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम सजाद साहब, आज जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि जी अदलिया को पोलूट किया जा रहा है सियासत से और सियासतदान जो हैं वो अपने मनपसंद फैसले चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो जजेस के कॉन्डक्ट पर या इंटेंट पर सवालात उठाए जा रहे हैं वो उन्होंने भी आज ब्रश्ड अंडर द कारपेट कर दिए कि रेफरेंस दायर होगा तो फिर जजेस को अलहदा किया जा सकता है, या साथ में उन्होंने जो पार्लिमान की कार्रवाई का रिकॉर्ड मंगवा लिया। सर, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल अब पार्लिमान और अदलिया की अल-ऐलान और खुली जंग है और जो फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है, जिसका शायद नतीजा ये निकले कि एक और वजीर आजम को घर भिजवा दिया जाए या अदरवाइज जो है कुछ और हुकूमत के पास भी करने को बहुत कुछ है। बात यह है जी कि ये जो कुछ हो रहा है वो बहुत अफसोसनाक और मेरे ख्याल में एक परेशानी का आलम है इस वक्त कि पाकिस्तान के जो आला तरीन इदारे हैं, एक तरफ अदलिया है, एक तरफ मुकन्ना है, वो आपस में लगता है कि उनकी एक जिस तरह के एक टेंशन सी बनी हुई है और एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं। आइन का मंशा ये नहीं था। आइन में जो दर्ज है उसके मुताबिक अपने अपने उनके इख्तियारात होते हैं और उसमें ये चीज़ नहीं होती कि जजेस के बारे में पार्लियामेंट में ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाए जो उनके कॉन्डक्ट के बारे में हो और ऐसी चीज़ें कही जाएं जो जुडिशरी को तज़लील करने के बारे में हो। तो बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। अगर आइन की रूह को फॉलो किया जाए तो उसके मुताबिक अदलिया को इंडिपेंडेंटली काम करने की इजाज़त है। उनको, जिसको हम रिट यूरिसडिक्शन कहते हैं, उसमें उनके इख्तियारात का तयन है कि वो क्या कर सकते हैं। और मसलन अगर कोई कानून है ऐसा जो कि आइन के मुखालिफ है, उससे कॉन्फ्लिक्ट में है, उसको वो कलअदम भी दे सकते हैं। तो ये उनके इख्तियारात हैं। माजी में भी पार्लियामेंट के ऐसे कवानीन को जुडिशरी ने सेटिसाइड किया है, यहाँ भी किया है, हिंदुस्तान में भी किया है, अमेरिका में भी किया है। तो बहरहाल ये इस वक्त जो एक सियासी लड़ाई बन गई है पार्लियामेंट के और जुडिशरी के दरमियान, ये बहुत ही अफसोसनाक है। इसके नताइज में अच्छे नहीं देख रहा हूँ। बेहतर तो यही है कि दोनों तरफ से कुछ रिस्ट्रेंट हो ताकि मामलात जो हैं वो रूटीन के मुताबिक चलें, जिसका अपना काम है वो अपने काम के मुताबिक चले। ठीक, इरफान कादिर साहब, मामला तो वसीम सजाद साहब कह रहे हैं रिस्ट्रेंट शो होना चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन अब तो क्या आप समझते हैं कि रिस्ट्रेंट से मामला जो है वो अब पानी सर से गुजर चुका है? दूसरी जानिब ये जो अदलिया ये कह रही है कि पार्लिमान की कार्रवाई की, उन्होंने पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड सारा मंगवा लिया है, और ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं जी आप कौन है हमसे रिकॉर्ड तलब करने वाले। एक तो क्या ये रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है, दूसरा ये कि अगर इस सब कुछ के बावजूद तौहीन अदालत लग जाती है शहबाज शरीफ साहब पर, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, पार्लिमान तो कह रही है हम ये फैसला नहीं मानेंगे, लेकिन करेंगे क्या? काउंटर क्या कुछ कर सकते हैं कि उससे फैसला कैसे नहीं मानेंगे? फैसला जब हो जाएगा वो तो हो जाएगा फैसला। देखें, मैं वसीम सजाद साहब से मुत्तफिक हूँ। वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि दुनिया की जो जमहूरियतें हैं, जहाँ पे वेस्टमिंस्टर मॉडल है, वहाँ पे इस तरह से अदारों के दरमियान टकराव नहीं हुआ करते और एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं की जाती। लेकिन पाकिस्तान के हालात कुछ बहुत ही यूनिक हो गए हैं। यहाँ पे अदलिया या पार्लियामेंट की लड़ाई है सच नजर नहीं आ रही। यहाँ पे एक 3 रुकनी बेंच है या एक कुछ हम ख्याल जजेस हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ एक लड़ाई सी मच गई है और उनके ख्यालात में बहुत तजाद पाया जा रहा है कि 6-7 जजेस ने कुछ फैसले किए हैं और उनके बरक्स बेंचेस भी बने हैं और उनके बरक्स कुछ मामले सुने भी गए हैं।
इस वक्त थोड़ी देर के लिए अगर मैं रुक जाऊं, मैं नहीं कहता कि किसको मैं मुर्द इल्जाम ठहराऊं, कसूर किसका है, लेकिन ये जो इंटरनल डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसको रेजोल्यूशन बहुत जरूरी है। और इस तरफ पेशरफ्त चीफ जस्टिस साहब कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई पेशरफ्त नहीं की। और सूरत हाल ये है कि मसलन एक 4 जजेस कहते हैं कि जी ये जो फैसला था जिससे कि ये सारी प्रोसीडिंग शुरू होती हैं, तो 4-3 का था, और एक धड़ा जो है वो कह रहा है कि ये 3-2 का है। तो लेजिटिमेसी जो है उसके बाद जब कंटिन्यूएशन प्रोसीडिंग्स की जब हुई, तो लेजिटिमेसी तो डिपेंड करेगी इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सुप्रीम कोर्ट रहेगा तो फिर मैं समझता हूँ कि अदलिया को खतरा जो है वो अपने ही चंद जजेस से है, अदलिया को खतरा पार्लिमान से नहीं है, ना ही पार्लिमान को अदलिया से खतरा है। तो ये अदलिया के अंदर जो हाउस डिवाइडेड है, इसको जब तक के चीफ जस्टिस अपने साथ नहीं कैरी कर सकेंगे तब तक मैं समझता हूं कि ये इंतशार जो है मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर इरफान कादिर साहब, अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो बाकी जजेस भी कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो अदलिया वर्सेस पार्लिमान खुल के, पार्लिमान तो पहले से ऐलान कर चुकी है कि वो फैसला इस किस्म का नहीं मानेंगे। मुझे प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना वो मुझे नजर नहीं आ रही। मुझे इस वक्त नजर ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना उन्होंने अपने आप को एक बंद गली में डाल लिया, और उनके अंदर जो इंटरनल डिवाइड है मैं वो ज्यादा देख रहा हूँ इस वक्त। और मुझे लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने कुछ ऑर्डर्स को फ्लाउट किया है जो कि अपने ही उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऑर्डर्स हैं, और उसमें उनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। मैं नहीं चाहता कि वो स्टेज आए। मैं चाहता हूं उससे पहले ही अगर चीफ जस्टिस साहब से कुछ गलतियां हुई हैं और वो गलतियों का अदराक करते हैं और उनको दुरुस्त करते हैं तो वो एक अच्छा इकदाम होगा। इसलिए इस वक्त सबसे जरूरी चीज ये इनको चाहिए कि ये जितने भी इश्यूज हैं सारों को इकट्ठा करके कम से कम ये 15-16 फुल कोर्ट के सामने रखते हैं और फिर जो फैसला होता है उसको माने। वसीम सजाद साहब, इरफान कादिर साहब भी फुल कोर्ट का कह रहे हैं, लेकिन आज एक दफा फिर फुल कोर्ट को की रिक्वेस्टों को उन्होंने रिजेक्ट किया कि ये सवाबदीद है चीफ जस्टिस का, जो कि है भी। लेकिन साथ में जो सवालात उठाए जा रहे हैं, देखिए पार्लिमान भी आराम से तो नहीं बैठी हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक दफा फिर जजेस की तनख्वाहों पर सवालात उठाए, मराहत पर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अब रजिस्ट्रार को एक दफा फिर तलब कर लिया है कि आप ऑडिट लेके आए, 10 साल से आपका ऑडिट नहीं हुआ। क्या ये सब कुछ आइन के अंदर रहते हुए हो रहा है और आप समझते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह पार्लिमान करना चाह रही है, या ये सियासी मकासद हैं, सियासी अज़ाइम हैं? देखें जी, कुछ चीज़ें जो वो कह रहे हैं वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो दुरुस्त हैं। मसलन अगर वो कहते हैं कि जी ऑडिट होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक इदारा है और उसको फंड्स दिए जाते हैं, वो फंड्स को खर्च करते हैं, तो लिहाजा उसका ऑडिट होना वो आइन की रूह के मुताबिक होगा, उस पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमारा जी जो आइन है उसके मुताबिक उन्होंने एक सेपरेशन ऑफ पावर्स रखा हुआ है, यानी अदलिया का अपना एक निज़ाम है, उनके अपने इख्तियारात हैं, मुकन्ना के अपने इख्तियारात हैं। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है, जिसका इरफान कादिर साहब ने भी जिक्र किया है, कि इस वक्त अदलिया के अंदर एक तकसीम नज़र आ रही है और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के लिए सख्त फैसले करने इस वक्त मुश्किल होंगे, क्योंकि उनके अंदर मसले बने हुए हैं। लगता है कि आधे जजेस एक नज़रिए के हामिल हैं, दूसरे जजेस हैं उनका मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। तो ये इस मसले को अगर हल न किया तो इससे सुप्रीम कोर्ट को नुकसान होगा, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पिछले 75-76 साल जब से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया है, बाकी इदारे काफ़ी उन पर तनकीद हुई। एक इदारा जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो अदलिया का इदारा था, और उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं, बहुत से ऐसे मुश्किल वक्त में मुल्क को बहरानों से निकाला है। और अगर ये आपस में इस वक्त तकसीम हो गई तो मेरे ख्याल में ये तकसीम फिर जल्दी इसके असरात जो होंगे वो बड़ी दूर तक जाएंगे और बड़ी देर तक जाएंगे।
और ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब तो रिटायर हो रहे हैं सितंबर में, तो ये जो डिवाइड है ये उसके बाद भी चलेगी। आइंदा जो चीफ जस्टिस साहिबान आएंगे उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो ये जो ग्रुप बंदी होती है किसी ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये बहुत अफसोसनाक परेशान कुन मामला है और इसका कोशिश ये होनी चाहिए, और अखबारात के मुताबिक कोशिश हो भी रही है कि किसी तरह इन मुश्किलात को, इन जो आपस में इख्तिलाफ हैं, इनका कोई हल तलाश किया जाए। तो बाकी ये है जी कि जो तकरीरें कर रहे हैं, एक तो पार्लियामेंट के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, इजाज़त है, लेकिन आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जजेस के कॉन्डक्ट के बारे में कोई बात पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सकती। तो लिहाजा अगर कोई जजेस के कॉन्डक्ट के बारे में बात करता है तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, और उस पर क्या एक्शन होता है वो जब होगा देखेंगे किस तरह होता है, क्या होता है। बहरहाल एक चीज़ जो इरफान कादिर साहब ने भी कही है, मुझे भी इस वक्त किसी प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन नज़र नहीं आ रही, ऐसे हालात मुझे नज़र नहीं आ रहे। आइंदा चंद दिनों में कोई नई सिचुएशन डेवलप कर जाए तो वो फिर उन हालात के मुताबिक तज्जिया किया जा सकता है। ठीक, इरफान कादिर साहब, इस वक्त मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मामला इस वक्त अदलिया का, केसेस अदलिया में चल रहे हैं, अदलिया वर्सेस पार्लिमान हमें नजर आ रहा है, और आपके बकौल वो अदलिया वर्सेस अदलिया ही है। लेकिन फिर क्यों एसोसिएट किया जा रहा है इन मुज़ाकरात की? अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो अदलिया और उनमें भी मामला ठीक हो जाएगा, पार्लिमान में भी, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जी कुछ जज साहिबान जो हैं वो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये उनके अल्फाज हैं, ऑफ कोर्स ये मेरे नहीं हैं, लेकिन मुज़ाकरात से, सियासी मुज़ाकरात से आइन और कानूनी मामलात को कैसे जोड़ा जा सकता है, ये समझना चाह रहा हूं मैं आपसे। देखें, ये कहा जाता है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी जी। तो काजी ने जब ये समझ लिया कि काजी को तो जुरिस्डिक्शन थी नहीं इस मामले में, और काजी ने एक ऐसा ऑर्डर कर दिया जो कि इम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं सकता था, 14 को तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, तो फिर काजी ने ये सोचा कि किसी तरह से मैं इस चीज से बचूं, और एक पिटीशन आई, और उस पिटीशन में एक क्या गया कि शहरी की तरफ से है कि जी ये आपस में बैठ के इसको तय करें। तो काजी ने फौरन अपनी फेस सेविंग के लिए कहा कि ठीक है, आप लोग अब इकट्ठे बैठ जाएं, ताकि मुझे अब जो गलत ऑर्डर मुझसे हो गया, अब मैं बजाय इसके कि मैं अपनी गलती मानूं, मैं ये कह दूंगा कि अब सबका फैसला हो गया, तस्वीर हो गया। तो ये वाली सूरत हाल हुई है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अदलिया, जब से ये अदलिया बहाल हुई है इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद, तो सबसे पहले तो इन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज लेने शुरू किए जी, उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज में हाथ डाला। ये वो पीरियड था जुडिशियल एक्टिविज्म का, पाकिस्तान में एक नया टीका लग गया हमारी अदलिया को जुडिशियल एक्टिविज्म का। ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये तब्दील हो गया ओवर रीच में। ओवर रीच के बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस जो है वो मेगालोमेनिया का शिकार हो गए, यानी अपने आप को बहुत आला अरफा समझना शुरू कर दिया। जैसे हम साकिब निसार की मिसाल देखते हैं, वो एक जवाद ख्वाजा एक जज था, वो भी अपने आप को मेगालोमेनिया का शिकार था। अब ये जो तीसरे बड़े शिकार मेगालोमेनिया का जो मुझे नजर आ रहा है, वो मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, तो इनको जल्दी इस चीज का अदराक करना चाहिए, क्योंकि आज भी चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दिया उसमें बहुत कहा है कि जजेस का एहतराम करें, ताकि जजेस आपके केस को देखें, जजेस का एहतराम करें। एहतराम जो है वो जजेस का हो या लॉयर्स का हो, वो इतनी इम्पोर्टेंस उसकी नहीं है। इन्होंने तो ये पब्लिक सर्वेंट है, जजेस जो है अपना काम कर रहे हैं। एहतराम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो एहतराम का जिक्र है, डिग्निटी का जिक्र है, वो किसी जज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का नहीं है, बल्कि वो डिग्निटी ऑफ मैन का है जी। तो जजेस को भी चाहिए और लॉयर्स को भी चाहिए कि पहले अपने आप को इंसान बनाएं, और अगर जब तक ये अपने आप को इंसान से मुबर्रा समझेंगे तो इनसे ये गलतियां होती चली जाएंगी। ठीक, वसीम सजाद साहब, आखिर में जाते हुए ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस वक्त भी हम आपसे बात करें वो मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन ऑलरेडी PMLN कह चुकी है कि जी मुज़ाकरात का कोई, बड़े अहम वज़रा ये बात कर चुके हैं, और आज भी ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पहले अपने तस्वीर हल करें, जजेस साहिबान को बिठाएं, जो कि आप दोनों ने भी पॉइंट आउट किया, इरफान कादिर साहब ने भी और आपने भी। लेकिन क्या ये मामला जो है कहीं जाते मुज़ाकरात वाला आपको दिख रहा है? क्योंकि आपको सियासी मामलात पे भी आप काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। हुकूमत चाह रही है कि सितंबर या उसके बाद इलेक्शंस हो, PTI चाह रही है जुलाई या उससे पहले हो जाएं, जो कि पॉसिबल नज़र नहीं आ रहे।
तो ये तो सारे इदारे भी और सियासी जमातें भी सब बंद गली में ही फंस चुके हैं इस वक्त। वे आउट क्या नजर आ रहा है आपको, क्या हो सकता है? देखें जी, बात यह है जी कि जो मुश्किलात अब बन गई हैं वो ये है कि कम से कम मैं ये समझता हूँ कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि 14 मई को इलेक्शन हो, जो कि नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि एक तो इलेक्शन कमीशन को अमला नहीं दिया जा रहा, दूसरा फंड्स भी नहीं दिए जा रहे। तो इन हालात में 14 मई को इलेक्शन तो नज़र नहीं आ रहा। अब जो इख्तिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया है उसकी एक वजह यह है कि एक सियासी पार्टी का जो मौक़िफ़ है, जब उसकी तायीद करता है सुप्रीम कोर्ट तो वो कहते हैं जी कि ये दूसरी पार्टी जो है वो कहती है इसकी हिमायत कर रहे हैं। जब दूसरी पार्टी के हक़ में आता है तो ये पार्टी कहती है कि जी हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है, उसके हक़ में आ रहा है। तो ये सियासत जो है इसमें भी सुप्रीम कोर्ट उलझ गया है। अगर ये मसला हल हो जाए, यानी दोनों पार्टियां बैठ के किसी तारीख़ पे मुत्तफ़िक़ हो जाएं, तो एक तो सियासी जो इस वक्त बहरान है उसका हल निकल आएगा और सुप्रीम कोर्ट पे भी जो इस वक्त प्रेशर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और मामलात जो हैं वो चाहे अब 90 दिन के बाद ही हों लेकिन बहरहाल एक मामूल की तरफ चल पड़ेंगे। तो लिहाजा ये जो मुज़ाकरात हैं, अगर इसका एक हल निकल आता है तो ये मुल्क के लिए अच्छा होगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अच्छा होगा, अवाम के लिए भी अच्छा होगा। वसीम सजाद साहब, इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, नेशनल पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का अब क्या बनेगा? तहरीक इंसाफ ने उसमें अदम शमूलियत का ऐलान कर दिया है। एमल वली खान साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपने वसीम सजाद और इरफान कादिर साहब को सुना, सेनेटर इरफान सदीकी साहब को भी आपने सुना, जो ये कह रहे थे इरफान सदीकी साहब के इन मुज़ाकरात को जो कि पीटीआई से हो रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब की हिमायत मुकम्मल तौर पर हासिल है। साथ में फिर जो वसीम सजाद साहब और इरफान सदीकी साहब का एक मौक़िफ़ ये था कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई होते नहीं देख रहे सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक भी ये मामला चला जाए। अब अवामी नेशनल पार्टी ने भी मौजूदा हालात के तनाजुर में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया जो कि कल होने जा रही है। उसमें तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज अदम शिरकत का ऐलान किया। क्या ये एपीसी अभी भी हो रही है? क्योंकि हुकूमत के आपस के मामला तो ठीक हैं, तहरीक इंसाफ अगर शिरकत नहीं कर रही तो एपीसी का क्या बनेगा? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया अवामी नेशनल पार्टी के पुख्तूनख्वा के सदर जनाब एमल वली खान साहब ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया। कल हो रही है एपीसी और पीटीआई के बगैर हो रही है? जी इंशाल्लाह कल एपीसी हो रही है और जैसे आपने बोला पीटीआई के बगैर हो रही है। अच्छा, पीटीआई का मौक़िफ़ ये है चूंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं और ये सब कुछ बुहरान जो है पैदा करदा हुकूमत का ही है, इसलिए वो नहीं आ सकते। तो आप क्या, क्योंकि हुकूमत से वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, आपकी एपीसी में नहीं आ रहे, क्या ये जो केपी में आपकी और उनकी मुखालफत है बड़ी वजह वो है या कोई और वजह भी है? देखिए, जो पीटीआई है या उनका जो लीडर है उसके किसी फैसले का ना सर होता है ना पाँव होता है। अभी एपीसी में ना आना या आज से ये बयान दे देना कि मैं एपीसी में नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ये वाज़े करता है कि इस बंदे को अगर सामने ला के बैठाएं तो इसके पास बोलने को कुछ नहीं है। क्योंकि अगर सामने बैठेंगे तो फिर झूठ तो ख़त्म होगा। ये तो झूठ बोलता है, ये सामने आएगा इसका झूठ, फिर जाहिर सी बात है सब लोग अगर बैठे होंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा और इसके पास बोलने को कुछ नहीं होगा। दूसरा ये कि एपीसी, आप मेरे ख्याल में अगर कोई सियासी जमात है तो तारीख में जिसने भी एपीसी बुलाया है तो लोग गए हैं और हर पार्टी गई है। अवामी नेशनल पार्टी आज भी अगर पीटीआई एपीसी बुलाती है और किसी कौमी मसले पे बुलाती है तो अवामी नेशनल पार्टी उधर जाएगी। अच्छा। क्योंकि एपीसी तो बोलते ही इसी को है कि आप एक एपीसी कोई जाती मसले, यानी वो आपकी एपीसी में नहीं आए, अगर वो करवाएंगे तो आप अभी से ऐलान कर रहे हैं कि आप जाएंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मंगू नहीं हूँ, मैं बादशाह खान बाबा का परपोता हूँ, मैं वली खान बाबा का पोता हूँ और उन्होंने ये सब कुछ हमें सिखाया है। सियासत के लिए, फिर मुल्क के लिए आपको 2 कदम पीछे चलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिक्टेशन हर वक्त देते रहे। एपीसी बुलाया जाता है कौमी मसलों के लिए, एपीसी कभी भी किसी ने ज़ाती मसले पे नहीं बुलाया। तो अव्वल तो हमने जो उसमें लाइन दिया है कि मौजूदा बहरान
भाई मौजूदा बहरान में कौन तशवीशनाक है कि वो आके इसमें हिस्सा ले? अगर नहीं है तो उसका यही हालत है और उसका कोई हल। अब कौन नहीं चाहेगा कि इस बहरान का कोई हल निकले? इससे तो यही वाज़ेह हो रहा है। आपकी जो एपीसी है उसका एजेंडा मौजूदा बहरान आप कह रहे हैं कि है, मौजूदा बहरान को जरा आप डिस्क्राइब करें। थैंक यू। इसको मतलब मैंने यही कहना था कि अगर एक बंदा रिफ्यूजल करता है तो उसके लिए कोई वजह होनी चाहिए। हमारे बहरान का मसला, आवर बेसिक प्रॉब्लम इज टेररिज्म, उसको तो कोई देख ही नहीं रहा। हमारे लिए इलेक्शन, हमारे लिए महंगाई, हमारे लिए और प्रॉब्लम्स, मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन खुदारा हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला। यानी आप समझते हैं टेररिज्म की जो सिचुएशन इस वक्त है वो हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। मैं खुद जिससे गुजर रहा हूँ, या पुख्तनख्वा में देखें ईद से लेके आज तक देयर आर मोर देन अ डजन जो वाक़े हुए हैं और बदकिस्मती से नेशनल मीडिया पे एक भी नहीं दिखाया गया। बदकिस्मती बॉक्सेस नहीं है हमारे पास, वो कराची में है, कराची में मुर्गी की वीडियो पे वो न्यूज़ आ जाती है, मर जाए वो आ जाती है, लेकिन हमारे कहीं धमाका हो जाए, कुछ हो जाए, वो पता नहीं क्यों वाइप आउट होता है। मेरा बुनियादी मसला तो ये है बाबा, इलेक्शन में तो मैं तब जाऊं, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड तो दो। क्या मैं वजीरिस्तान में जलसा कर सकता हूँ इन हालात में? क्या मैं बाजौड़ में जलसा कर सकता हूँ इन हालात में? मेरे अपने गांव में मस्जिद से मदरसे से 2 खुदकश बमबार पकड़े गए, मैं अपने गांव में कैसे कैंपेन करूंगा? मैं अवामी नेशनल पार्टी का लीडर हूँ, सूबाई सदर हूँ, मैं अपने पूरे, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड ये चाहिए होगा। और मैं कहता हूँ कि कल पीटीआई आती अच्छा होता, लेकिन उनको पता है, क्योंकि उनका भी इशू ये, केपी में उनका भी मसला यही, उनका कंसर्न ये है, उनको पता है जी कि अगर कल वो आके बैठेंगे तो मैंने केस किया है, मेरा तो आपको पता है, इंशाल्लाह दिल में कुछ नहीं, जो है मुंह से निकलेगा और फिर जाएंगे। मैंने केस किए, मैंने जनरल फैज, इमरान, आरिफ अलवी, इन सब पे हाई कोर्ट में केस किया। और मैं ये समझता हूँ तालिबान का रिवाइवल वापस आना, और मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी के जितने वाक़े अभी हो रहे हैं इसके जिम्मेवार वो लोग हैं। इनको मैं सहूलतकार कहता हूँ, और सहूलतकारों के खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक आम सहूलतकार के खिलाफ होती है, वो जनरल फैज हो, वो इमरान हो। और ये तो देखें, ये प्रोजेक्ट जो है पीटीआई, इसको जब लॉन्च किया मेरे पुख्तनख्वा में, बदकिस्मती से पिछले 10 साल से इसको अगर हुकूमत मिल रही है तो इसको टीटीपी की बिना पे मिल रही है। 2013 में आप देखें, टीटीपी का लीडर वजीरिस्तान में खड़ा होकर कहते हैं कि भाई इमरान को हुकूमत, मैं पीटीआई को मानता हूँ, मैं जमात इस्लामी को मानता हूँ, पीटीआई लेकिन एमल साहब, यहाँ इस वक्त सवाल यह है ना कि आप किससे ये मुतालबा कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा जो है वो एजेंडे पे सर फहरिस्त आए? क्योंकि हुकूमत, आप हिस्सा हैं, इत्तेहादी हैं शहबाज शरीफ साहब के, आर्मी चीफ की आज मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, उनकी प्रायोरिटी पर है। क्या आप किससे आप कह रहे हैं कि इसको प्रायोरिटी 1 बनाया जाए? किसकी नहीं है प्रायोरिटी? आपको पता है, और बदकिस्मती से आई एम सॉरी टू से ये हमारी प्रायोरिटी है, बाकी किसकी ये है? किसी की भी नहीं है। तो हम तो यही रोना रो के कल बैठेंगे कि खुदारा, मुझे पता है मुस्लिम लीग की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं आग में जलूंगा तो वो आग इलाके में लगेगी, मुस्लिम लीग को भी आग लगेगी। मैं ये मानता हूं कि जेयूआई इस प्रॉब्लम से दूर भागती है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सबसे ज्यादा नुकसान जेयूआई को होगा। मैं ये मानता हूं कि पीपल पार्टी के अलावा नेशनल लेवल पे कोई इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझता। और मैं ये सोचता हूं कि हमारे पाकिस्तान में 70 के दहाई से लेके 50 साल इस सोच पे इतना काम किया गया है कि हम सब के अंदर एक तालिब बैठा हुआ है। लिहाजा हमें इन सब को एक मुत्तफ़िका एक प्लेटफॉर्म पे लाके, मेरे ज़ाती प्रॉब्लम नहीं, एक अवामी कौमी मसला है, इस मसले के लिए कोई आवाज़, कोई बात, या मेरे साथ यकजह होके हम कम से कम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ निकाले यकजह होके। ठीक है, मैं तो फ्रंट पेज पे हूँ, मैं तो, मेरा भी ज़ाती कोई मसला नहीं है, ना मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना ज़मीन का तनाज़ा है, ना अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई बादशाहत मांगते हैं, कुछ नहीं, नज़रिए की बात है। हाँ, मेरा नजरिया मरते दम तक अमन का होगा। तो ये जो हालात इस वक्त आप जो डिस्क्राइब कर रहे हैं केपी के, क्या ऐसे हालात में इलेक्शंस हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो अक्टूबर तक फिर ये हालात कैसे बेहतर होंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो जो मैं, अगर इलेक्शंस का ये पूरी बात अगर हम करें जिस पे हमने बात नहीं की, इलेक्शन देखें, हमें पहले पॉइंट पे जाना होगा। हमारे मजहब में ये है कि हमारे हर अमल का दारोमदार हमारे नीयत पे है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। हमें हर वक्त अव्वल, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हुक्म करे जिस तारीख पे वो हुक्म करेगी इलेक्शन, हम तैयार है। आपको पता है मैंने कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुका हूँ,
जनरल इलेक्शन के लिए, कौमी और सूबाई। हाँ, ये डिमांड है हमारी कि एक दिन इलेक्शन हो, एक दिन पे हो। हम बिल्कुल इलेक्शन की तारीख दें, हम तैयार हैं, लेकिन कम से कम चीफ जस्टिस साहब इमरान को बुला के उससे इंटेंशन ले कि बाबा आपने 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी, क्यों तोड़ी, क्या वजह थी, वो सामने आ जाए, वो इंटेंशन कौम के सामने आ जाए कि क्या वो इंटेंशन, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में था, क्या इन द लार्जर इंटरेस्ट इमरान ने असेंबलियां तोड़ी कि नहीं। एमल वली खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम पर फीडबैक जाएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।